Assalamu alaikum respected students. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics. आज का हमारा टॉपिक है आइडियल सेटिंग काउंसलिंग सेशंस की क्या होती हैं, किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, क्या स्टेप्स होते हैं काउंसलिंग सेशन में और किस तरह से आप लोग अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इन अ काउंसलिंग सेशन। आपके एग्जाम्स में आते हैं, ऑस्कीज में आते हैं, टोक्स में आते हैं, FCBS, MCBS, इंटरमीडिएट मॉड्यूल के एग्जाम्स में आते हैं, MBBS के एग्जाम्स में काउंसलिंग के स्टेशंस आते हैं। ये काउंसलिंग के क्या स्टेप्स हैं जो आपने लाजमन फुलफिल करने होते हैं। यहाँ मैं ये बताता जरूर कि काउंसलिंग के सेशन में प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस होती है वो काउंसलिंग के स्टेप्स की होती है, और सेकेंडरी इम्पोर्टेंस होती है मेडिकल नॉलेज की, जो कि आपने उस केस के बारे में डेमोस्ट्रेट करना होता है इन योर काउंसलिंग सेशन। लेकिन जब आप जैसे जैसे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाते हैं, FCPS पे जाते हैं, तो वहाँ पे इक्वल इम्पोर्टेंस हो जाती है काउंसलिंग के स्टेप्स की, काउंसलिंग सेशन के सीक्वेंस की, और योर आपके कंटेंट की, कि आपने कितना नॉलेज जो है वो पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को ट्रांसफ़र किया है, और उनका कितना ज़्यादा आपने कंसेंट लिया है, या कितना ज़्यादा आप उनकी ट्रस्ट जो है वो गेन कर पाए हैं अपने सेशन के दौरान। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या सेटिंग्स होती हैं और किस तरह से काउंसलिंग सेशन के साथ प्रोसीड किया जाता है। आइडियल सेटिंग्स ऑफ अ काउंसलिंग सेशन, जो भी काउंसलिंग सेशन वाला रूम होगा, वो उसके अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो किस तरह से होगा। सिटिंग होगी सेम स्टाइल ऑफ चेयर पे, सेम लेवल पे, आई टू आई कांटेक्ट होगा, नो टेबल इन बिटवीन। काउंसलिंग सेशन के अंदर दरमियान में टेबल नहीं होता आमतौर पे। कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर होगा फॉर डॉक्टर एज वेल एज फॉर अटेंडेंट, और रूम शुड बी वेल लिट विद ओपन डोर्स एंड अ विंडो। बहुत अच्छा सा रोशनी होनी चाहिए, एरी होना चाहिए रूम। और आजकल आप ब्रेकिंग बैड न्यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें इस तरह से हो सकता है कि आपके पेशेंट को सफोकेशन का एहसास हो जाए। आप कोई जो है वो, अगर आपको बुरी चीज़ जो है बताते हैं पेशेंट को, तो हो सकता है कि उसके ऊपर उसका बुरा असर हो, और रूम उसके लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। साइकोसिस का स्पेल आ सकता है पेशेंट के ऊपर, कोई मसला मसाइल हो सकता है। नंबर दो, जो दरवाजे की तरफ कुर्सी है उस पर आप खुद बैठेंगे, जो विंडो की तरफ चेयर है उस पर आप पेशेंट को बिठाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि एक तो आपका चेहरा बड़ी अच्छी तरह से लिट होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से आपके चेहरे के ऊपर रोशनी आनी चाहिए। आपके जो एम्पैथी के साथ जब आप अपना मैसेज कन्वे करेंगे पेशेंट को, तो पेशेंट को उस मैसेज को बड़ा क्लियरली लेना चाहिए। और नंबर दो, उसके लिए एक एग्जिट प्लान भी होता है कि आप दरवाजे की तरफ इसलिए बैठते हैं क्योंकि एक एग्जिट प्लान होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात पेशेंट जो है वो साइकोसिस का शिकार होता है, एग्रेशन का आपके ऊपर जो है वो निकालने की कोशिश करता है, फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करता है, तो उस सूरत में आप कमरे से बाहर जाके सिक्योरिटी से हेल्प ले सकते हैं। बिफोर यू स्टार्ट अ काउंसलिंग सेशन, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को जी, कि मैं ये हूँ। उनसे पूछें जी आपका नाम क्या है, एक है या दो लोग हैं, क्या उनको किसी और की ज़रूरत है कमरे में मौजूद होने की। समटाइम्स पेशेंट परसीव करता है कि जी मुझे अकेले को इजाज़त है या आने की, डॉक्टर साहब ज़्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे। तो आप उनसे पूछेंगे क्या आप खुद ये बात सारी समझ सकते हैं, या आपको किसी और की ज़रूरत है कमरे में होने की। और फिर आप उनसे पूछेंगे जी आपका आपका क्या रिलेशन है। अगर वो कहते हैं हाँ जी मुझे ज़रूरत है, इसके फादर की ज़रूरत है, या पेशेंट के जो है वो किसी और की ज़रूरत है, उन्हें जो जिसको आप बुलाना चाहते हैं आप अंदर साथ बुला लें, कोई मसला नहीं है। तो आप दूसरे नंबर पे फिर जब लोग पूरे हो जाएं, तो फिर आप पूछें जी कि आपका क्या रिलेशन है पेशेंट के साथ। जो जो लोग हैं उनका क्या क्या रिलेशन है पेशेंट के साथ। अगर फादर मौजूद नहीं है, मदर मौजूद नहीं है, तो फिर क्यूरी करें कि वो कहाँ है। और अगर मदर मौजूद है और फादर नहीं है, तो फादर के बारे में पूछें कि फादर कहाँ है पेशेंट का। और अगर फादर मौजूद है और मदर नहीं है, तो उसके बारे में पूछें। इससे आपको फैमिली सेटिंग्स का पता चलेगा कि सेपरेशन हुई हुई है, या किसी की डेथ हुई हुई है फैमिली में, या क्या सिचुएशन है फैमिली में, उसका आपको क्लियरली पता चलेगा। फिर एजुकेशनल स्टेटस पूछें अटेंडेंट्स का, कि उनमें से किसी को मेडिकल नॉलेज है, या उनमें से किसी को जो है वो किस तरह का कन्वेंशनल एजुकेशन कैसी है उनकी, कि वो इंग्लिश में की हुई बात समझ सकते हैं, या उनको बिल्कुल सलीस उर्दू में बात समझानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। फिर जब आप काउंसलिंग का स्टार्ट करें, तो आप उनसे सबसे पहला सवाल ये करें कि आपको क्या पता है अपने पेशेंट की कंडीशन के बारे में, और
उनके पास जितना नॉलेज है उनको लेट देम एक्सप्रेस देयर नॉलेज, उनको बात करने दें, उनको सुने। बी अ पेशेंट लिसनर। कम्युनिकेशन स्किल में सिर्फ जो है वो बोलना जरूरी नहीं होता, बल्कि एबिलिटी टू लिसन इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट इज स्पीकिंग। तो आप सुकून से उनकी बात सुने और आस्क टेल आस्क स्ट्रेटेजी अपनाएं, ना कि टेल आस्क टेल। यानी उनसे पूछें, बताएं, फिर पूछें कि जी आपको मेरी बात समझ आ गई है। पहले पूछें कि आपको क्या आपके सवाल है, फिर आप बताएं उसका जवाब जो उनका सवाल है, और उसके बाद फिर दोबारा उनसे पूछें कि जी आपको क्या समझ आया मेरी इस बात से। इसको आस्क टेल आस्क स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसमें 2 दफा आपके अटेंडेंट को मौका मिलता है बोलने का और 1 दफा आपको मौका मिलता है बोलने का। Deliver knowledge in smaller chunks और express that, और during your counseling session आप express करें कि जी मैं नहीं चाहता या चाहती कि मैं आपको ओवर बर्डन कर दूं विद नॉलेज। मैं आपको थोड़ी थोड़ी जो है वो सादा अल्फाज में चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ। और क्या इस तरह से बताना आपके लिए काफ़ी है, या आप सारा कुछ जानना चाहते हैं, आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं और कम्प्लेक्सिटी में आप समझ सकते हैं, तो मैं और ज़्यादा बताने को तैयार हूँ। लेकिन देखा ये गया है कि आम तौर पे लोग ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते चीज़ों को, इसलिए सादा अल्फाज में बताना ज़्यादा बेहतर है। और हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जी अभी फिलहाल का स्टेप फर्स्ट ये है, खुदा ना खास्ता फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है, तो पहला स्टेप आप ये करें कि आप बताएं कि जी हम फिलहाल ये करेंगे कि इनके सैंपल लेंगे, बोन मैरो का सैंपल लेंगे, और फर्दर उसकी जो है इम्यूनोफिनोटाइपिंग करवाएंगे, ताकि पता चल सके कि कौन सा किस्म है इम्यूनोफिनोटाइपिक के रिलेटिव, कौन सा ये है टाइप है कैंसर की, और उसमें कौन सी हम रेजीम स्टार्ट करेंगे, और फिर स्पेसिफिकली ज़्यादा प्रोग्नोसिस का की बात उसके बाद होगी। उससे पहले जो प्रोग्नोस्टिक जो चीज़ें आप बता सकते हैं कि जी टीएलसी इतने से ज़्यादा है पेशेंट का, पेशेंट की एज कम है, या उसके जो टाइप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स आए हैं वो किस तरह के हैं, या ब्लास्ट सेल का काउंट कितना है, उसकी बेस पे आप प्रोग्नोसिस तो ज़ाहिर है बताएंगे उसको। लेकिन आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलें, यकदम जो है वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश ना शुरू कर दें, एंड तक जो है वो आप नहीं जा सकते। आपने लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप बताना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और फिर उसको जो है वो सैंडविच टेक्निक से बताना है। यानी उसको जो बैड न्यूज़ है उसको सैंडविच करें बिटवीन टू गुड न्यूज़। आप पेशेंट को ये भी बताएं कि जी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कीमोथेरेपी की, हम कीमोथेरेपी की तरफ जाएंगे, और इसमें बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं जिनको कीमोथेरेपी ये वाली मिलती है, और एक सेशन के बाद हम बताने के काबिल होंगे, या 2 सेशंस के बाद हम बताने के काबिल होंगे कि पेशेंट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो उस वक्त हम एक और काउंसलिंग सेशन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलें पेशेंट को, एक ही सिटिंग में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। और जो एम्पैथी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट के बी इन द शूज़ ऑफ पेशेंट, उसके हिसाब से आप बात करें, और बड़ा जो है वो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करें। इसमें मेडिकल नॉलेज मैंने फ़िलहाल इस वाले जो वीडियो है इसमें शामिल नहीं किया है। मज़ीद मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें डाउन सिंड्रोम की या ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ की किस तरह से काउंसलिंग करनी है, उसमें ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ ऑफ डेथ भी होगी, और उसमें ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ ऑफ कीमो थेरेपी भी होगी, और मेलिग्नेंसी भी होगी। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो, ये थी स्टूडेंट्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो फ़ायदा देगी अपने एग्जाम्स में, और इस वीडियो से आप लोग इंशाल्लाह यू विल मेक योर एग्जाम थ्रू। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।